शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो यहाँ पर हम पहला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो डीलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया है जिसके अंतर्गत 33% आरक्षण देने की बात करी जा रही है लोकसभा में, इसके साथ साथ में विधानसभा में। और ये जो आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ये पार्टिकुलरली जो एससी और एसटी की महिलाएं हैं इनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अभी जनसंख्या की जनगणना फिर से होगी, डीलिमिटेशन फिर से होगा, तब जाकर के हम ये रिजर्वेशन देंगे, अभी हम देने वाले नहीं हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप जनगणना कब कराने वाले हैं, डीलिमिटेशन आप कब कराएंगे, तो उन्होंने कहा था चुनाव के बाद। इसका मतलब सीधा सीधा बात यही है कि केंद्र सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ही ये विधेयक लाई है। जनगणना कराने में क्या दिक्कत थी? जब आप कोरोना के समय में चुनाव करा सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? उस समय में तो आप कहते हैं कि नहीं, भर्ती हमने स्थगित कर दिए हैं, अभी पुलिस की भर्ती नहीं लेंगे, अभी ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। चुनाव तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करते जाते हो, तो फिर डीलिमिटेशन क्यों नहीं हो सकती, जनगणना क्यों नहीं हो सकती? तो कुल मिलाकर के सरकार रिजर्वेशन दे जरूर रही है, लेकिन जब तक क्या पता सरकार रहे ना रहे, दूसरे के कंधे के ऊपर वो डालना चाहती। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये निकल करके सामने आती है। सबसे पहले हमें डीलिमिटेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना है। तो डीलिमिटेशन के अंतर्गत क्या होता है, हम टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती हैं उसकी बाउंड्री को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ये स्टेट छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग इसको सीटों में हम डिवाइड कर देते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा होगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ से खड़ा होगा, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। तो ये एक पार्टिकुलरली जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ की जनसंख्या हो गई, ये 50,000 हो गई, तो 50,000 में एक सीट यहाँ पर बना दी कि 50,000 में यहाँ से एक विधायक खड़ा होगा। इस प्रकार से डीलिमिटेशन का काम किया जाता है जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ पर उसको उतना ही फायदा मिलने वाला है। उस राज्य के ज़्यादा टुकड़े किए जाएंगे, ज़्यादा लोग वहाँ से खड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि उस राज्य को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, वहाँ से ज़्यादा विधायक खड़े हो रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा सांसद खड़े हो रहे हैं। और जो राज्य ऐसे हैं जो कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम किए हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदे की चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो साउथ के ज़्यादातर जो राज्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यदि जनसंख्या को हमने कंट्रोल किया है तो आप हमें उसके लिए सज़ा दे रहे हैं, हमारे यहाँ से आप कम विधेयक खड़े कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम नहीं किया है, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप वहाँ से ज़्यादा भी विधेयक को खड़े कर दे रहे हैं। इस प्रकार से उनकी कुछ चिंताएं हैं। तो डीलिमिटेशन का मतलब ये रहता है कि हम जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स कर रहे हैं या फिर उसकी लिमिट निर्धारित कर रहे हैं, जो कि पॉपुलेशन चेंजेस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। द डीलिमिटेशन कमीशन इज टू वर्क विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। इसके लिए हमने डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है और ये बिना किसी एग्जीक्यूटिव, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरकार के दबाव के काम करता है। संविधान ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ये जो कमीशन का ऑर्डर है वो फाइनल रहेगा और इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, आप इसके क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, एज इट वुड होल्ड अप एन इलेक्शन इनडेफिनेटली। इसके बाद when the order of delimitation commission are laid before the Lok Sabha or Legislative Assembly, they cannot effect any modification in the order। एक बार डीलिमिटेशन में सब चीज़ निर्धारित हो गया तो फिर उसमें कोई संशोधन वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डीलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों आपस में मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित एक फैक्ट देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुखिया है और जो दो अन्य मुखिया रहते हैं, इनकी जो आप नियुक्ति कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो सकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप एक कमेटी का गठन करिए जिसमें सीजीआई बैठेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और अपोजिशन पार्टी का लीडर बैठेगा और ये निर्धारित करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पर सीजीआई को केंद्र सरकार ने हटा दी है, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, अपोजिशन के लीडर बैठेंगे और हम एक मंत्री चुन रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट का, वो यहाँ पर बैठेगा। मतलब 3 लोग बैठ करके चुनाव आयोग का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से जो है ट्रांसपेरेंसी के से रिलेटेड क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और कहा था और यहाँ पर केंद्र सरकार ने कुछ और कर दी है। अब हम बात करते हैं द डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ में। इसके साथ साथ में इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी रहते हैं। तो डीलिमिटेशन की प्रोसेस क्या होती है? आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। पार्लियामेंट मतलब संसद डीलिमिटेशन कानून लेकर के आएगी हर जनगणना के बाद में। आर्टिकल 170 कहता है आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जैसे हर सेंसस के बाद में फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है। और जैसे ही ये कानून बना और कानून लागू हुआ तो समझ लीजिए यूनियन गवर्नमेंट सेटअप कर देगी डीलिमिटेशन कमीशन को। द फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन 1950 से 51 के बीच में। फिर जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट था इसको लागू किया गया था 1952 में। डीलिमिटेशन कमीशन जो है अभी तक 4 बार सेटअप किया गया है, 1952, 63, 73, 2002 अंडर द एक्ट ऑफ 1952, 1962, 1972 एंड 2002। इसके बाद बताया जा रहा है कि 1981 और 1999 के बाद से किसी भी प्रकार का डीलिमिटेशन हम नहीं देखे हैं। सीधे हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और एडिटोरियल में देखते हैं क्या बात बताई जा रही है। तो इसमें कहा जाता है कि हमें जो है रोबस्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, कन्वर्सेशन विचार करने की ज़रूरत है डीलिमिटेशन को लेकर के कि कितने जल्दी से जल्दी हम डीलिमिटेशन का काम कर सकते हैं। तभी जाकर के हम ये जो सीट है उसको एलोकेट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं किया जाएगा। हाल फिलहाल में जो अभी एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम है महिला रिजर्वेशन बिल 2023, इसको हम बोलते हैं 128 अमेंडमेंट बिल। 128वें नंबर का संविधान संशोधन किया जा रहा है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। इसके अंतर्गत 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को जो कि लोकसभा में खड़ी होंगी या फिर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। इसके साथ साथ में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है यहाँ पर भी रिजर्वेशन देने का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है डीलिमिटेशन जो शब्द है, डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है ये स्पॉटलाइट में रही है, लाइट में रही है, सेंटर में रही है। एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, द डीलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और क्रूशियल एस्पेक्ट माना जाता है। डीलिमिटेशन के अंतर्गत हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एक एक सीट कि भाई इस एरिया से ये आदमी खड़ा होगा, इसका एरिया इतना होगा, इसमें इतनी जनसंख्या रहेगी। जैसे कि
जब ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है तो उसको वार्डों में बांट दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बड़े लेवल पर यदि हम विधानसभा का चुनाव देखें या फिर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें भी ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं कि राहुल गांधी कहाँ से खड़े होते हैं, केरल में वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसीज से खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से निर्धारित हुई हैं, ये डीलिमिटेशन के माध्यम से ही निर्धारित हुए हैं। हमारे देश में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं और डीलिमिटेशन की क्या प्रोसेस रहती है। वहीं यदि हम देखें हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं वो एक प्रकार से फेस्टिव नेचर के होते हैं, कि ऐसा लगता है कि हम त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको हम ट्रेडिशनली कंसिडर करते हैं टू बी द प्राइमरी साइट वेयर डेमोक्रेसी ट्रांसलेट इनटू एक्शन। जहाँ पर हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं, तो प्रजातंत्र का मतलब है क्या, हम वोट दे रहे हैं और हमारे बीच से राजा चुन रहे हैं, या फिर हम हमारी देश बीच सरकार का चयन करने का काम कर रहे हैं कि भाई हम हमारी बात को रखने के लिए इस व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहते हैं। हम यदि 1970 के दशक से देखें, देयर हैज़ बीन नो चेंजेस इन द नंबर ऑफ लोकसभा सीट। 1970 के दशक के बाद से आप देखेंगे लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जबकि जनसंख्या तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ये एक स्टेट है, इस स्टेट के हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं जनसंख्या के हिसाब से। जैसे यहाँ की जनसंख्या 100 है तो हमने इसके 10 टुकड़े कर दिए हैं, 10 करके। मतलब यहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं तो इन 10 लोगों के बीच में एक नेता खड़ा होगा और वो सांसद बनेगा या फिर विधायक बनेगा। तो इस प्रकार से लोकसभा में 1970 के दशक से हम देखे हैं कि सीटों में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है, 100 मान के ही हम चल रहे हैं। जबकि इसकी जो यहाँ की जो जनसंख्या हो सकता है 150 हो गई हो। अब 150 हो गई है तो इस हिसाब से इसके टुकड़े भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग खड़े भी होंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अभी जैसे का वैसा ही है। डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द सेंसस 1971 अप टू द सेंसस विच वाज टू बी कंक्लूडेड इन 2001। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं जनगणना होगी तो एक कानून पारित किया जाएगा। कानून पारित करने के बाद जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो यही बात जो है यहाँ पर 1971, 1976 और 2001 3 सन यहाँ पर बताए जाते हैं। तो जो सेंसस है ये कंडक्ट होने वाली थी 2001 में। इसके लिए हमने क्या है 1976 का एक कानून लाए थे। बताया जा रहा है कि 2001 में द डे रेकनिंग वाज पुश्ड फर्दर 2026। फिर बाद में हमने क्या बोल दिए कि नहीं 2001 को छोड़ो, ये जो प्रोसेस है इसको हम 2026 तक के लिए टांग देते हैं, टाल देते हैं। अब क्या हुआ था उस समय में, जो बाउंड्रीज थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के उसको रीड्रॉ किया गया था 2001 में। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री को तो हमने निर्धारित कर दिया कि भाई इतना क्षेत्र है इसका, इसका इतना क्षेत्र है, यहाँ से एक आदमी खड़ा हो रहा है। लेकिन लोकसभा की जो सीट थी वो लिमिटेड ही रही थी। ओनली आफ्टर 2026 विल कंसिडर चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। उस समय में ये कानून आया था कि देखो 2026 तक हम लोकसभा की सीट में कोई चेंजेस करने वाले नहीं हैं। मतलब लोकसभा की सीट में चेंजेस कब आएगा, 2026 में आएगा। Strictly speaking, the relevant number as to the population and its distribution are expected to come from 2031 census, which will be the first census after 2026। अब लोकसभा की जो सीटें हैं बढ़ाई जाने वाली हैं कब, 2026 में। इसके बाद पहला जो सेंसस आयोजित किया जाएगा वो 2031 में रहेगा। 2021 में होना था, नहीं कराई सरकार ने, अब 2031 में कराएगी 10 साल के बाद में। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज़ रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ चिंताएं हैं। आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये कहता है कि ईच स्टेट गेट्स सीट्स
इन द लोकसभा इन proportion ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लोकसभा के कितने मेंबर खड़े होंगे छत्तीसगढ़ से या फिर मध्य प्रदेश से या फिर आपके किसी भी स्टेट से, ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देखिए, कुछ स्टेटों की जनसंख्या बढ़ी है, वो लोग कंट्रोल नहीं किए हैं जनसंख्या, लेकिन हम हमारी तरफ से अच्छा प्रयास किए हैं, हम हमारी जनसंख्या को कंट्रोल किए हैं। तो हम, इसका मतलब ये है हम हमारे यहाँ से जो है कम लोकसभा के आदमी खड़े होंगे और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा लोग खड़े हो रहे हैं, इसमें तो हम लोगों का नुकसान है। ऐसा कुछ स्टेट का कहना है, पार्टिकुलरली यहाँ पर साउथ वाले स्टेट ऐसी चिंता जाहिर करते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो इसको हम सबसे पहले मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत किस प्रकार से यूरोप से कनेक्ट होने वाला है इस कॉरिडोर के माध्यम से। तो ये जो कॉरिडोर या फिर रास्ता बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से भारत का जो ट्रेड है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ में हम अपने माल को यूरोप सीधे सीधे भेज सकते हैं। पहले जो घूम फिर कर हमको जाना पड़ता था वो घूम कर फिर कर हमको नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ से सीधे सीधे ये जो डॉट डॉट वाला रूट दिखाया गया है इसके माध्यम से सीधे सीधे जाएंगे। इसमें दो रास्ते प्रपोज किए गए हैं, एक रास्ता जो है समुद्र से जाता है और दूसरा है रेल वाला रास्ता। मतलब माल की ढुलाई एक तो हम जहाज़ के माध्यम से और दूसरा ट्रेन के माध्यम से करने वाले हैं। यहाँ पर जो देश कनेक्ट होने वाले हैं, इन देशों को यहाँ पर कलरफुल मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, उनको देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो कंट्री है इंडिया है, जो कि यहाँ से सीधे सीधे कहाँ पर जाएगा, पानी वाले रास्ते, समुद्र के रास्ते कहाँ, सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात जाएगा। मतलब सबसे पहले इंडिया से माल चालू हुआ जाना तो यूनाइटेड अरब अमीरात चला गया। इसके बाद ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ग्रीन, बहुत बड़ा एरिया, ये सऊदी अरब का है। यहाँ पर रेल की पटरी बिछाई गई है। इसके बाद हम जाएंगे जॉर्डन, मतलब हम इज़राइल जाएंगे। इज़राइल से फिर आप ये देख रहे हैं मेडिटेरियन सी वाला एरिया है। इस मेडिटेरियन सी वाले रास्ते से होते हुए हमारा जो जहाज़ है वो कहाँ जाने वाला है, एक मिनट, तो इज़राइल जाएगा माल हमारा। इसके बाद इज़राइल से सीधे सीधे हम जाने वाले हैं फ्रांस। फ्रांस से फिर आप देखेंगे हम यहाँ से इटली भी जा सकते हैं और इटली के ऊपर में फिर हम जाएंगे जर्मनी। तो कुल मिलाकर के इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि इससे कनेक्ट होने वाली हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल? जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, इज़राइल है, इटली है, फ्रांस एंड जर्मनी। इतने मेन कंट्रीज जो है इससे कनेक्ट होने वाली हैं। अभी हाल फिलहाल में G20 की जो 18वें नंबर का समिट आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, इस बार की अध्यक्षता भारत की तरफ से करी गई थी। तो ये जो अध्यक्षता रही थी काफ़ी सफल समिट माना जा रहा है ये, क्योंकि इस बार बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है और बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर काम किया गया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ये कॉरिडोर विकसित किया है। चाइना के आगे देखा जाए ना, ये तो कुछ भी नहीं है। चाइना को काउंटर करने के लिए भले ही इसको हम चालू किए हैं, लेकिन चाइना के आगे बिल्कुल भी ये छोटा सा ही देखने को मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे चाइना ने जो वन बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव प्रारंभ किया है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितने ज़्यादा कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। 2023 का जो समिट रहा था G20 का, इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज उठाए गए थे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो, अंडर डेवलपमेंट वाले कुछ एरिया हो, वेल्थ कंसंट्रेशन हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, गरीबी हो, एंड मोस्ट क्रिटिकली फॉर आवर टाइम फॉलिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ द पीस। जिन जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए था वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, अंडर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, कंसंट्रेशन है, एंड लास्ट में बोला जाता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो कैसे करके कम होते जा रही हैं। एंड पीस के मामले में बातचीत करी, क्योंकि युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। इंडिया का जो रिमार्केबल सक्सेस था इस समिट में, उसके वेरियस आउटकम हमको देखने को मिले हैं। जैसे कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीकन जो गरीब देश हैं अब
अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से G20 से जुड़ पाएंगे और हो सकता है अब इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी सी गति पकड़े, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले, एजुकेशन, मेडिकल सारी सुविधाएं अच्छी तरह से मिले। दूसरा जो काम किया गया था वो क्लीन एनर्जी को लेकर के है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से बोला गया था कि हम एक बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ में जो एशिया अफ्रीका है, दोनों के बीच में जो सहायता है उसको कैसे करके हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला जो आउटकम था वो था इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को यूरोप के साथ में। वेस्ट एशिया एंड यूरोप यूजिंग एन एम्बिशियस रेल एंड शिपिंग लिंक, इसके माध्यम से हम जो है शिप और रेल लिंक के माध्यम से अपने माल की ढुलाई आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन की भी घोषणा करी गई थी, यहाँ पर भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी सक्सेस रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो बात करी जाती है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मैप हम ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ पर इस बैठक में चाइना भी शामिल नहीं हुआ था, भले ही चाइना की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था। दूसरे नंबर की बात यह है रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर नहीं आए थे। तो रसिया ने क्या काम किया था, अपने यहाँ का जो एक आदमी है वो भेज दिया था उनके बदले में। और क्या हुआ था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रकार से कहना चाहिए जो कुछ कार्यक्रम उनको संबोधित करना था वो कर लिए हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो दोनों देश शामिल नहीं हुए हैं, फिर भी जो है इंडिया ने रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन उसने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो चार्टर जारी किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल सोवरनिटी है, उसका उल्लेख ज़रूर किया था। हाल फिलहाल में G20 की समिट में जो कॉरिडोर प्रस्तुत किया गया है, इसके माध्यम से रेल शिप रूट, रेल और जहाज़ के रूट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, माल को यूरोप भेजा जाएगा इंडिया से। और ये रास्ता रहेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए। सच ए प्रोजेक्ट विल चेंज द जियोपॉलिटिक्स फॉर द फ्यूचर, ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिक्स है, आने वाले समय में जो राजनीति का परिदृश्य है उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा। फैक्ट वाली बात यह है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको चैलेंज करने वाला है। अब आप G20 से जो कॉरिडोर बनाया गया उस मैप को देखिए और इस मैप को देखिए और तुलना करिए कि चाइना इस मामले में कितना ज़्यादा आगे है। दो प्रकार के रास्ते यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक तो समुद्र वाला रास्ता है और दूसरा है रोड वाला रास्ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे देशों को चाइना ने कनेक्ट करने की कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पिंक वाली लाइन है ये समुद्र वाला रास्ता है। चाइना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चाइना की यदि हम बात कर रहे हैं तो चाइना का ये है फूझाऊ बंदरगाह है। यहाँ से वियतनाम का हनोई बंदरगाह जोड़ दिया उसने। इसके बाद कहाँ पर चले गए ये सीधे, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बाद ये कहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं इसको, या तो कोलकाता से इंडिया यदि शामिल होता है तो, और दूसरे नंबर की बात ये है कोलंबो को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर कोलंबो से डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ठीक है। फिर पाकिस्तान से इन्होंने ईरान को जोड़ दिया है। ईरान से आप देखेंगे डिजिबूती जुड़ा है, केन्या जुड़ा है, और सीधे फिर स्वेज कैनाल होते हुए कहाँ पर जा रहा है ये रास्ता समुद्र वाला, सीधे जा रहा है एथेंस, एथेंस है अपना, इसके बाद इटली है, इटली वेनिस। अब हम बात करते हैं इसके सड़क वाले रास्ते की, कौन कौन से सड़क के माध्यम से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए उसने क्या काम किया है, जैसे बीजिंग कनेक्ट हो जाएगा, जियान कनेक्ट हो जाएगा, डलियान कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो कजाकिस्तान कनेक्ट हो जा रहा है। इसके अलावा आपका तुर्की है, ईरान है, इस्तांबुल है, एथेंस है, मॉस्को है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, रोटरडम है। ऐसे बहुत सारे जो है देशों के इसने कनेक्ट करने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है,
हम ये जो रास्ता बना रहे हैं ये पूरा का पूरा निर्भर करता है सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को लेकर के। यदि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो रूट है वो काम करेगा। Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu was prompt to show that Israel has been eager to be part of such project. इजराइल ने भले ही इसमें उत्सुकता जाहिर किया है कि हम जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं। Interestingly, in the statement, Netanyahu thanked Mr. Biden and did not mention Mr. Modi for this idea and initiative to which Israel will provide all its skill and support. इसके लिए इजराइल ने हमको थैंक यू नहीं बोला है, उसने थैंक यू बोला है अमेरिका को। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई थी कि G20 में हमने जो है इजराइल को नहीं बुलाए थे। इजराइल को जबकि बुलाना चाहिए था, जब आप उसको प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं तो इजराइल को आपने बुलाया क्यों नहीं। मिस्टर नेतन्याहू जो है असल में क्या है, अभी अपने जो डिप्लोमेटिक ट्रॉफीज़ हैं उसमें फंसे हुए हैं। डिप्लोमेटिक जो कंडीशन है उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है यहाँ पर वो फंसे हुए हैं। इसी के चलते चलते वो ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। If he persists on this path, Israel's foreign policy will suffer. The normalization of ties with Saudi Arabia is a precondition for economic corridor to materialize. सबसे इम्पोर्टेंट जो इस कॉरिडोर के लिए है वो ये है कि इज़राइल और सऊदी अरबिया के रिलेशन ठीक ठाक होना चाहिए। और मेनली दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चलती है वो पैलेस्टाइन इशू को लेकर के ही है कि वहाँ जो रहने वाले मुसलमान लोग हैं उनके ऊपर इजराइल क्या काम करता है, अटैक करता है, अत्याचार करते रहता है, मिसाइल दागते रहता है। और ये बात फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर सऊदी अरबिया है उसको पसंद नहीं आती है। इसके बाद जो हम सीधे न्यूज़ वाले पेज की तरफ में जाएंगे तो पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे आधार सिस्टम को लेकर के। आज के समय में यदि मुझे बैंक का अकाउंट खुलाना है तो मेरे पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। यदि मुझे कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है तो आज के समय में आधार कार्ड को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कोई भी योजना का लाभ उठाना है, मुझे कोई फार्म भरना है तो उसमें भी आधार कार्ड मांगने लगे हैं। तो आज के समय में देखा जाए तो केंद्रीय रूप से आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एक रेटिंग एजेंसी है मूडी, उसका कहना है कि ये जो आधार सिस्टम लाया गया है इंडिया के ऊपर रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके माध्यम से मनरेगा में जो काम करने वाले कितने नहीं लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है आधार मैच नहीं करने के कारण। आधार कार्ड में क्या होता है, हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है। आधार कार्ड में जो डेटा रहता है वो हमारे अंगूठे से मैच करना चाहिए। अब पता चला वो लोग अंगूठा लगा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एकदम तेज़ गर्मी पड़ रही है, पसीना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो अंगूठा मैच कर रहे हैं, वो मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी तक दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए जो मूडी एजेंसी है वो कह रही है कि आपने ये जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम लेके आए हैं आधार कार्ड, कि बस आधार कार्ड चाहिए, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से ये आईडी है। आपकी वोटर आईडी नहीं चलेगी, आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। इसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण, स्कीम का केंद्रीकरण। एक ही चीज़ में आप केंद्रित कर दे रहे हैं। हाल फिलहाल में आधार को संचालित करने के लिए, आधार सिस्टम को संचालित करने के लिए जो संस्था बनाई गई है वो सिंगल एंटाइटी कंट्रोल करती है हमारे यूज़र्स के आईडी क्रीडेंशियल को, आईडी डाटा को। कैन डिस्पोज ऑफ यूज़र डाटा फॉर इंटरनल और थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग पर्पस। लेकिन हो सकता है कि हमारे इस डेटा का यूज़ वो इंटरनली कर ले या फिर किसी थर्ड पार्टी को प्रोफाइलिंग पर्पस से प्रोवाइड कर दे। आधार सिस्टम फेसेस हर्डल इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑथराइजेशन। आज के समय में आधार कार्ड बहुत सारे हर्डल को फेस कर रहा है। एक जो हर्डल है वो है ऑथराइजेशन को इस्टेब्लिश करना। Reliability of biometric technologies, especially for manual laborer in hot humid climate, is questionable. अब वही जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना, जो जहाँ की जलवायु ह्यूमिड है, हॉट है, ये एक क्वेश्चन पैदा करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, ऑल डिजिटल आईडीज कैन हैव नेगेटिव सोशल रिपरकशन।
तो ये जो यूनिक आईडी सिस्टम हमारे देश में चलता है आधार कार्ड वाला, इसके चलते चलते बहुत सारी सर्विस लोगों को नहीं मिल पा रही है। एंड यूजिंग बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज इन ह्यूमन कंडीशन इज़ अनरिलायबल, और इसके ऊपर हम बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस एजेंसी का कहना है। आगे बताया जाता है ये जो आधार सिस्टम है, आधार सिस्टम के माध्यम से पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। कैसे करके? वेरिफिकेशन के माध्यम से, और ये वेरिफिकेशन होता है फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या तो फिर आइरिस स्कैन होगा, या तो फिर अल्टरनेट हो सकता है जैसे कि ओटीपी के माध्यम से। इस प्रक्रिया में बहुत सारे हर्डल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बाधाएं देखने को मिल रहे हैं। इसमें इंक्लूडिंग है बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑथराइजेशन एंड कंसर्न अबाउट बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी। बायोमेट्रिक जो सिस्टम लाया गया है वो बिल्कुल भी भरोसेमंद है, कभी अंगूठा ले रहा, कभी अंगूठा नहीं ले रहा है, और इसके लिए हमें जो है अलग से संस्था बनानी पड़ जा रही है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तैयार की गई है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना, तो मेरा एक दोस्त था, वो बता रहा था कि उसने जो कॉलेज है 2 साल किया है। अब वो सोच रहा था कि काश ऐसा होता कि 1-2 साल का गैप हो गया है उसका, तो मैं 1 साल का कॉलेज का पेपर दे देता और मुझे मेरी डिग्री मिल जाती। पुराना सिस्टम इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा था। अब भारत में ने जब नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया तो क्या काम किया, उसमें जो यूरोपियन सिस्टम चल रहा है, यूरोपियन सिस्टम ऐसा कहता है कि भाई मैंने अभी इस साल फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया हूँ, ठीक है, मैंने इस साल फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले लिया हूँ, अब इसके बाद किसी कारणवश यदि मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर गैप हो गया है, तो मैं ये जो सेकंड ईयर है इसको बाद में कर सकता हूँ। अब मैंने सेकंड ईयर कर लिया हूँ, अब मैं थर्ड ईयर में गैप हो गया है, तो थर्ड ईयर भी जो है मैं इस गैप के बाद भी मैं कर पाऊँगा और मुझे डिग्री मिल पाएगी। लेकिन एक जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि आपने ये जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन लेकर के आए हैं हायर स्टडीज़ के लिए, वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। ये हाउस पैनल की एक रिपोर्ट आई है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, इसको शॉर्टकट में एम ई बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेकर के सरकार आई थी। तो जो विवेक ठाकुर हैं उन्होंने ये एडवाइस दिया है केंद्र सरकार को, सेंटर टू होल्ड डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर, इसके लिए जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में बातचीत किया जाना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर लाइकली टू फेस सेवरल इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एम जो सिस्टम हम लेकर के आए हैं ये ऑपरेटेड है वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इफ़ेक्टिवली, लेकिन ये इंडिया में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। अब हम जो एन में एम सिस्टम बोल रहे हैं, ये इसने रिजिड बाउंड्री को रिमूव कर दिया है एंड क्रिएट किया है न्यू पॉसिबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज़िंदगी भर आप पढ़ सकते हो, आपको जो है जो 3 ईयर होते हैं कॉलेज के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो गैप में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करना चाहते हैं, मास्टर की डिग्री करना चाहते हैं, डॉक्टरल लेवल पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सब इसमें लागू होने वाला है। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जब आप जो है 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, एंड ए डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, और यदि आप 2 साल कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, एंड ए डिग्री आफ्टर 3 ईयर प्रोग्राम, यदि आप 3 साल का प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं तो आपको इसमें डिग्री मिल जाएगी। An academic bank of credit will digitally store the academic credit earned by the student। और इसमें एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि बच्चे ने जो भी नंबर हासिल किए हैं उसको ऑनलाइन स्टोर करके रखा जाएगा डिजिटल तौर पर। लेकिन केरला की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करी है कि हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। स्टेट विल अलाउ मल्टीपल एंट्री बट एग्जिट विल बी अलाउड आइदर आफ्टर 3 ईयर विथ ए डिग्री और आफ्टर 4 ईयर विथ ऑनर्स डिग्री। वो कह रहा है कि आप एंट्री तो ले लीजिए, मल्टीपल एंट्री ले लीजिए, लेकिन आपको बाहर जब निकलोगे आपको डिग्री चाहिए तो पूरा कोर्स करोगे तभी होगा सिस्टम।
अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जो एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई स्कूल है, आपका ने कोई कॉलेज खोल के रखा है, बच्चा आपके यहाँ यदि 3 साल पढ़ के निकलेगा तो आपको ज़्यादा कमाई होगी। बच्चा यदि बीच में ही छोड़ के चले जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी तो कमाई गई। तो दिक्कत यहाँ पर एक ये भी पैदा हो जाती है। इसके बाद असम की एक हम न्यूज़ देखने वाले हैं, पार्टिकुलरली ये सोशल साइंस से रिलेट करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बाटा बाटा ड्रावा मोनेस्ट्री है, अब मैं तो अच्छे से नाम भी इसका नहीं ले पा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या इसका उच्चारण होने वाला है। बताद्रावा। तो बताद्रावा जो मोनेस्टरी है, या फिर आप इसको मठ बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, एंड 912 अदर्स फ्रॉम एलिग्ड इंक्रोचमेंट बाय माइग्रेंट मुस्लिम इज़ ए बीजेपी पोल प्रॉमिस। ये जो मठ है, इसके आसपास का जो एरिया है, सरकार इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहती, पार्टिकुलरली सोच रही है कि हम यहाँ पर आदिवासी लोगों को बसा देते हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लोगों का इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहा है, लोग जगह को घेरते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, या फिर दूसरी जगह में इस ज़मीन का यूज़ करते जा रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकार है वो सोच रही है कि हम यहाँ पर जो है इन लोगों को हटाते हैं और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको हम ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे। तो जो बाताद्रवा है, ये बर्थ प्लेस माना जाता है 15वीं से लेकर के 16वीं सेंचुरी के सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरादेव, जो कि एक संत और रिफॉर्मर हुआ करते थे, हु प्रोपाउंडेड न्यू वैष्णविज्म, जिन्होंने क्या काम किया था, न्यू वैष्णविज्म को बढ़ावा दिया था। बाताद्रवा जो कि नागांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये 130 किलोमीटर पड़ जाता है ईस्ट ऑफ गुवाहाटी के ईस्ट में 130 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। एक 8 किलोमीटर का रेडियस यहाँ पर बनाया जा रहा है इस जगह, मतलब बाताद्रवा थान होली स्पॉट अलोंग साइड द ए सात्रा और मोनेस्टरी के चारों तरफ एक घेरा है 8 किलोमीटर का। ये जगह को कोई इंक्रोच नहीं कर पाएगा, पार्टिकुलरली मुस्लिमों को यहाँ से हटाने के चक्कर में है सरकार। ये जो जगह है वो कंजर्व करके रखी जा रही है। खिलौंजिया कम्युनिटी इंडिजिनियस पीपुल माने जाते हैं, तो इंडिजिनियस पीपुल के संरक्षण के लिए ये अच्छा कदम है। बाताद्रवा जो है इस टू द फॉलोअर ऑफ न्यू वैष्णविज्म को मानने वाले, नव वैष्णववाद को मानने वाले जो लोग हैं उनको वो बाताद्रवा माने जाते हैं। वाट वेटिकन सिटी इज टू द रोमन कैथोलिक, जैसे कि जो रोमन कैथोलिक हुआ करते हैं वहाँ पर वेटिकन सिटी चलती है, वेटिकन सिटी में जो रोमन कैथोलिक्स हुआ करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इस मामले में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इसका विजिटिंग किया था और बोला था कि यहाँ के जो 21 प्लेसेस हैं वेयर श्रीमंत शंकरादेव स्टेड इवन फॉर ए नाइट ड्यूरिंग हिज स्पिरिचुअल जर्नी, एक दिन भी यदि वो कहीं पर रुके थे तो उस जगह को भी हम थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसके साथ साथ में एक मॉडर्न नामघर बनाया जाएगा, प्रेयर हॉल बनाया जाएगा इन दीज प्लेस एंड 15 डेज सर्किट विल टच दीज 21 प्लेसेस। इसके लिए 22 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट भी रखा गया है ताकि इनके एरिया को हम थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर सकें।